बहुत स्वागत है स्वतंत्र जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कॉन्क्लेव में। योगी सरकार जल्द ही अपने 4 साल पूरे करने वाली है। स्वतंत्र जी, मेरा पहला सवाल यह है कि देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी पार्टी, सत्ता में आप 4 साल से हैं। अब ये साल जो है वो चुनाव का साल है, आप तैयारी में लगेंगे। आपके सामने बड़ी चुनौती है, रिपोर्ट कार्ड जनता को देना है। विपक्ष कहता है 22 में बाइसिकल, आप क्या कहते हैं? देखिए, योगी सरकार एक तो ईमानदार सरकार, दूसरा जनता और समाज के बीच में एक लोकप्रियता है, और जो अभी तक नहीं हुआ है वह 4 साल में करके दिखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ले लीजिए, 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ जीडीपी ले लीजिए, आज अर्थव्यवस्था में मैं देश के अंदर दूसरे स्थान पर हैं, और 4 साल में 5 साल में हम ये पहले स्थान पर आएंगे जाएंगे जीडीपी। तो जीडीपी में भी 10.21 लाख करोड़, आज हम 21.73 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं। जिसे प्रति व्यक्ति आय लोगों का 45,000 था, आज हम 95,000 पर हैं। प्रधानमंत्री आवास आज 40 लोगों का बन चुका है। तो यानी प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे राज्य के अंदर गुंडागर्दी, रोड पर AK-47 लेकर घूमा करते थे, योगी सरकार आने के बाद वो सभी गुंडों के ऊपर, उनके संपत्तियों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आप देखे होंगे राज्य के अंदर, चाहे देव दीपावली हो, दीपो उत्सव हो, या राज्य के अंदर पहले देखते थे आप, चाहे देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी हो, आपको ध्यान होगा यहीं डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रा पर लगता था प्रतिबंध। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसी कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। इसलिए सभी क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन 1,30,00,000, यानी राज्य के अंदर एक एक व्यक्ति, गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। स्वतंत्र जी, अगला जो चुनाव है विधानसभा का, उससे पहले आपको पंचायत चुनाव में जाना है, और सिंबल के आधार पर अगर लड़ाई होती है तो आपको एक नई चुनौती जो सामने आपके है कि इसमें भी आपको परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। आपको लगता है कि पार्टी के लिए एक बड़ी देखिए, सभी चुनाव की तैयारियां हम लोग पूर्ण करते हैं। अभी आपने देखा उपचुनाव, शिक्षक स्नातक चुनाव देखा, तो पंचायत के चुनाव के भी दृष्टि से हमारे जो ग्राम स्तर भी है, लगभग 48,119 के आसपास है। सभी गांवों में एक एक व्यक्ति संगठन से हटकर, बूथ समितियों से हटकर, गांव में एक संयोजक है जो लगभग हमारा वार्ड है, जो पंचायत वार्ड चुनाव लड़ेंगे, और ब्लॉक का चुनाव, सभी हमारे संयोजक हैं। चुनाव संचालन समिति है क्षेत्र में भी, देश के अंदर ठीक ढंग से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे अभी जो मैं स्नातक शिक्षक में सफलता पाया है, उपचुनाव में सफलता पाया हूं, इस चुनाव में माननीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर और संगठन के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर, उनके परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ था पूर्वांचल से, तो ये माने कि विधानसभा के साथ और जो आपका अभी पंचायत चुनाव हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई है या आगाज कर दें? नहीं, चुनाव 2022 का चुनाव के दृष्टि से हम तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। एक कहा जाता संगठन, जैसे बूथ समितियां हमारी होती है 21 लोगों की, 6 पदाधिकारी उसमें होते हैं, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री। तो वह सभी संगठन, हमारी बूथ समितियां सत्यापन हो चुकी है, गठित हो चुकी है। उसके ऊपर 5 बूथ के ऊपर एक इंचार्ज होता है, जो जिले स्तर का एक कार्यकर्ता हमारा पदाधिकारी है, वो बूथ का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र कहते हैं जिसे, उसको इंचार्ज है। मंडल अध्यक्ष मेरा मंडल की कार्य समिति बन चुकी है, और मंडल अध्यक्ष को संचालन करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, सक्षम मंडल बनाने के लिए ऊपर से क्षेत्र स्तर और प्रदेश स्तर का एक पदाधिकारी प्रभारी है। जिला कार्य समिति गठित है, जिले के ऊपर भी एक प्रभारी है, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता। हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी जिले के प्रभारी हैं। 2022 का चुनाव के लिए हम तैयारी है, और माननीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता और संगठन के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर जो अभी तक मैं चुनाव जीता हूं, आगे ये सभी चुनाव हम जीतेंगे।
स्वतंत्र जी, जो अभी इस समय स्थिति है कि आपकी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता हों, आपकी पार्टी के मंत्री हों, सबको जिम्मेदारी बंगाल में मिली है। तो बंगाल के किले को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पार्टी अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, और विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो सीबीआई का इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है और विपक्ष को डराती है। बंगाल में संभावनाएं कितनी लग रही हैं आपको, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार दीदी गई। आप मेरे को बताइए कि कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इस प्रकार के कार्यकर्ता मिल सकते हैं क्या, जो विचारधारा के लिए गर्दन कट जाता है, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, घर में आक्रमण हो जाता है, फिर भी पार्टी के विचारधारा के लिए, मिशन के लिए रैलियां करता है, बैठक करता है, संघर्ष करता है। टीएमसी की अत्याचार के बाद भी रात दिनों परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और लगा रहता है। तो कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है, कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है, कार्यकर्ता पर्याप्त है। इसलिए आप शाम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, और बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के खुशहाली के लिए, गरीबों को छत देने के लिए, गरीबों को शौचालय देने के लिए, किसान सम्मान निधि देने के लिए, जो ममता ने रोका है, ब्रेक कुछ किया है कुछ कामों में, वहां भी वो खुशहाली हो, वहां भी लोग खुशहाल हो। इसलिए आवश्यक है बंगाल की धरती पर भी भारत माता की जय, श्री राम का नारा लगना चाहिए और वहां खुशहाली हो, और आगे आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता में चुनाव वो हम जीतेंगे। लेकिन स्वतंत्र जी, कल तक कभी आपके सहयोगी रहे हैं शिवसेना वाले, अब वो दीदी के साथ खड़े हैं, और ये परिवर्तन, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? चलिए, राजनीति में विरोध होता रहता है, इतना हृदय परिवर्तन होगा कि आपको हराने के लिए वो दीदी के साथ खड़े हो गए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो अपना निर्णय लेंगी जैसे, लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं देश के अंदर, बीजेपी के साथ रहते हैं तो एक राष्ट्र और देश के लिए काम करते हैं। लेकिन जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं देश के अंदर, केवल दो ही काम है उनका, एक राज्य को लूटना और अपने बेटे को आगे बढ़ाना। कोई मतलब नहीं है भाई, एक ट्रस्ट है ये सब, जितने क्षेत्रीय पार्टियां ट्रस्ट है, केवल राज्य को लूटना, गरीब को लूटना, गरीबों का शोषण करना, अपनी बिल्डिंग बनवाना, लोगों की बिल्डिंग बनवाना, लोगों को भ्रष्टाचार के जाल में झोंकना और अपने परिवार के व्यक्ति को आगे बढ़ाना, यानी वंशवाद को मजबूती देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पार्टी है, हम मिशन के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला बूथ का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, एक साधारण परिवार और जमीन के कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर पर काम किया, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वतंत्र जी, एक और बात देखने में आती है कि जब इलेक्शन होते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली होती है, और विपक्षी खेमे के जो नेता हैं वो एक एक करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये दबाव है या हृदय परिवर्तन है कि लग रहा है कि बीजेपी में जाने से ही भला होगा? देखिए भाई साहब, देश किस रास्ते पर जा रहा है? राजनीति व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पार्टी के नहीं होता है। देश, राजनीति राष्ट्र के निर्माण के लिए होता है, राष्ट्र के खुशहाली की होता है। आज देश किस रास्ते पर जा रहा है? आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम हो रहा है। सभी नेता, अन्य दलों में रहने वाले, उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरी दुनिया के अंदर भारत माता और भारत हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। इसलिए लोगों को माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके कारण दूसरे दल के लोग आकर राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो छोटे दलों की भूमिका होती है, छोटे छोटी उनकी अपनी जो वजूद है, उनका वोट बैंक है। तो आपके साथ कुछ लोग थे जो अब आपके खिलाफ चले गए, कुछ लोग हैं जो आपके साथ हैं लेकिन उनको जो वो चाहते थे वो नहीं मिला, तो कुछ थोड़ा मन में तलखी होगी। 2022 में आपको छोटे दलों की कोई चुनौती होगी या लगता है कि मुकाबला आमने सामने का होगा, सीधा सीधा होगा? देखिए, जो मेरे साथ हैं वो तो हैं ही, लेकिन 51% के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। छोटे दल तो मेरे साथ हैं, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी मैं जीता हूं, 2022 भी मैं जीतूंगा। ऐसा नेतृत्व कहां मिलेगा, किसके पास है? पूरी दुनिया, पूरे देश के छोटे दलों, राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ जाए
आदरणीय नड्डा जी, मोदी जी की तो बात, आदरणीय नड्डा जी को भी एक मंच पर, योगी जी को एक तराजू पर बैठा दीजिए और विपक्ष के नेताओं को एक तराजू पर बैठा दीजिए। कहाँ ईमानदार नेतृत्व मिलेगा? जो अपने परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा सकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ राजनीति करता है। मुस्लिम में हम बांटते नहीं, आवास किसी को मिले, धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं, व्यक्ति गांव गरीब के खुशहाली के लिए राजनीति करते हैं। तो गांव की महिलाएं, और महिलाएं तो अधूक प्यार करती हैं दोनों को, माननीय मोदी जी को, योगी जी को। इसलिए राज्य के सभी लोग, गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, सभी पार्टी के साथ खड़ा है, आज भी एकजुट खड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। स्वतंत्र जी, आप कह रहे हैं कि आप लोग सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि मदरसे में, पाकिस्तान के मदरसों में और शिशु मंदिर में कोई फ़र्क नहीं है। वही विचारधारा जिस तरह से वो फैलाते हैं, उस तरह की विचारधारा आरएसएस फैला रहा है। ये बयान आपको परेशान नहीं करते? देखिए, मदरसे में भी अच्छे लोग निकलते हैं, शिशु मंदिर में तो अधिकांश लोग वहाँ से तपस्वी, त्यागी लोग निकलते हैं, जो पूरा जीवन लगा देते हैं देश के लिए, समाज के लिए। और बच्चे पढ़ने वाले भी, आप जी न्यूज़ के माध्यम से सभी शिशु मंदिर में चले जाइए। और शिशु मंदिर ये राष्ट्र के लिए, जब उस समय ईसाई मशीनरी, बाकी सभी काम लोग वनवासी क्षेत्र में 7 समुंदर पार करके अंग्रेज आकर यहाँ गोरे खोरे मलिन बस्तियों में, ऐसे बस्तियों में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी भारत की संस्कृति, सभ्यता के आधार पर कोई विद्यालय होना चाहिए और बच्चों के कम फीस, मतलब कम खर्चे में बच्चे फ्री में पढ़ाए जाएं और आदिवासी बच्चे, वनवासियों बच्चों को भी फ्री में शिक्षा दिया जाए। तो सरस्वती शिशु मंदिर एक तपस्वी विद्यालय, मतलब तपस्वी लोगों ने इस विद्यालय को शुरू किया है, जिसके कारण गरीब बच्चे जो फीस जमा नहीं कर सकते हैं, साधारण स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों ने विद्यालय चालू किया, जो गरीबों के लिए, जो गरीब शिक्षा ग्रहण करके आज IAS, IPS, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई आदिवासी बच्चे तो पढ़कर आपके यहाँ सचिवालय में नौकरी भी करते हैं। एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो राहुल से कमजोर है। सभी बच्चे शिशु मंदिर के पढ़े हुए राहुल से योग्य होगा और इस राष्ट्र और देश, गरीब के लिए, खुशहाली के लिए काम करेगा। लेकिन अगर तो ये भूल मान लेने से मामला खत्म हो जाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बची नहीं, उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, अब प्रियंका और बाड्रा, उनका पति देव साहब, अब वो करेंगे हम भी राजनीति, यानी परिवार ही सोच रहा है कि अब राहुल का नेतृत्व हो नहीं सकता है, यानी कि अब नीचे का। इसलिए कांग्रेस का चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पार्टियां नहीं है, ट्रस्ट है। ये देश के लिए भी नहीं खुशहाली चाहते हैं, ना गरीब की खुशहाली चाहते हैं। मतलब शुद्ध, मतलब कहा जाए तो अपने केवल परिवार के भलाई के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं। कोई तनिक रत्ती भर भी नहीं है कि राष्ट्र के प्रति इनको दर्द हो सीने में। और गांव के गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन कैसे पहुंचेगा, उसका पक्का छत कैसे होगा, कैसे मोदी जी ने सोचा होगा। एक चाय बेचने वाला इस देश को बदल दिया भाई। एक झुग्गी झोपड़ी में बिजली का कनेक्शन आप दे दीजिए और चमकता हुआ बल्ब जब उसके घर में आता है तो उसके छोटे से बच्चे और परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है और बच्चे खुशहाल होते हैं। जब वो थका हारा किसान शाम को लौटता है तो बीबी के चेहरे में जब 2 रोटी पाता है तो 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा लेता है। और ये कांग्रेसी देश को लूटे हैं पूरे, भ्रष्टाचार आप एक सुनाई नहीं देता होगा। चलिए, मैं आपकी बात ये मान लूं कि आपके लिए कांग्रेस चिंता का सबब नहीं है, लेकिन मुकाबला किससे होगा फिर? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि 2022 तो साइकिल का है, बाइसिकल का है, और बीजेपी लाख दावे करे, जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। तो आप मानते हैं कि आपका सीधा मुकाबला उनसे? देखिए, राज्य के अंदर जो पार्टियों के नेता तपस्या करके पार्टी खड़ा करते हैं, इसमें कोई दोना नहीं, उस नेता को लोग स्वीकार करते हैं।
लेकिन बिना तपस्या किए कोई अपने बेटे को आगे बढ़ा दे तो जनता स्वीकार नहीं करती है। रोज अंगुली पर गिनते रहिए कि ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरा वोट बैंक है। उस आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करना पड़ेगा और जनता का जवाबदेही बनना पड़ेगा। है नहीं भाई, कोरोना में एक दिन नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता है, जिसके घर में मेरे भाई साहब मेरे जिसके घर में खाने की स्थिति नहीं थी, उस कार्यकर्ता ने अपने बाग से और अपने घर से लैया चना लेकर और खीरा तोड़कर प्रवासी मजदूरों को रोड पर बांटा है। और सपा के लोग उस समय सो रहे थे। जिस पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करने की आदत नहीं रहेगा, वो नहीं चल सकते भाई। वोट गिनते रहो कि ये वोट बैंक है, नहीं होने वाला वोट बैंक कोई नहीं देगा। आदरणीय मोदी जी के लिए मुसलमान मरे जा रहे हैं, वोट नहीं दे, उतना हमें आने वाला समय को बीजेपी को ही वोट देंगे। वो गिनते रहें कि ये मेरा वोट बैंक है। स्वतंत्र जी, जब आपकी पार्टी चुनाव में जाती है तो आपकी पार्टी का एक परंपरा रही है कि परफॉर्मेंस ऑडिट विधायकों का भी होता है और विधायकों की चिंता भी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटें आप जीत कर आए। तो ऑडिट में चिंता ये होती है कि बड़ी मात्रा में सीटें कट जाती हैं, तो इस बार ऐसे विधायकों को चिंतित होने की जरूरत है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं। देखिए सुबह एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करता है विधानसभा का, लेकिन ये हम लोग मानते हैं कि जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता होना आवश्यक है, कार्यकर्ताओं में उसकी स्वीकारता होना चाहिए और पार्टी के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये 3 बिंदु लेकर हम लोग विचार करते हैं, उसी को आधार पर हम लोग चयन करते हैं। लेकिन ये सभी निर्णय संसदीय बोर्ड को लेना है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं इस पर। मैं एक और आपसे ये पूछूं कि मुद्दों की बात अक्सर आती है, तो जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, फिर अलग अलग दावे होते हैं। विकास जो एक बड़ा एजेंडा जो आपकी सरकार लेके चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आने वाले चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे, जो आधार है वो क्या है? विकास का मुद्दा होगा। दूसरा एक चीज मैं एक बस, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गांव के खुशहाली हो, कर्ज माफी हो, ये सभी हुआ है। लेकिन 2024 तक जो आदरणीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है, हम लोग बुंदेलखंड दौड़ा करते थे तो वहाँ की महिलाएं गाती थी उस समय, जब 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर जब घड़ा पानी पर लेकर घर आती थी सर पर, तो कहती थी 1 टक सूप 1.25 टक मटकी, 1 टक सूप 1.25 टक मटकी, आग लगे रुखमा ददरी, भौरा तोरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए। यानी इतना दुख होता था, उनको कहती थी मेरा गगरी न फूटे लेकिन मेरा कसम मर जाए। उस दर्द को आदरणीय मोदी जी ने समझा और 2024 तक घर में स्वच्छ पानी देने का जो निर्णय लिया है, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसकी हम कल्पना से परे, हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन स्वच्छ पानी देना 2024 तक। और विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, विकास के आधार पर चुनाव लड़ूंगा और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता और ईमानदारी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। नेता की छवि आवश्यक है और हमारे दोनों नेताओं की छवि समाज में, देश में, एक ईमानदार नेता न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, और एक तरह की ईमानदारी के रूप में काम कर रहे हैं और गांव गरीब के खुशहाल के रूप में काम कर रहे हैं और गांव के खुशहाल भी चाहते हैं, उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विरोधी एक सवाल उठाते हैं कि सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कई राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस, आप कहते हैं कि आपका कोई बहुत मुकाबला नहीं है, गिनती की जरूरत नहीं है। लेकिन गैस सिलेंडर का सवाल हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का सवाल हो, ये जो सवाल हैं वो आम जनता के सवाल हैं। तो इस पर आपकी सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा करता है और कहता है कि सब कुछ तो आपका ही है, जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? देखिए, विपक्ष का तो अपना मुद्दा तो रहेगा ही। जैसे किसान आंदोलन है तो सपा वाले करेंगे ही, बसपा वाले करेंगे ही, कांग्रेस वाले करेंगे। अब उनके पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो। लोगों को लगता है किसान आंदोलन ये है, लेकिन वो एकत्रित होंगे। जैसे इसी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये मार्केट बढ़ते घटते रहते हैं, तो उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, लेकिन
कुल मिलाकर हम गरीबों को राहत देना मेरा काम है, गरीबों की खुशहाली मेरा काम है, गरीब कष्ट न हो इसकी हम चिंता करते हैं। चाहे किसान सम्मान निधि हो, एक परिवार में जैसे 4 किसान भाई रहते हैं, 6-6 हज़ार रुपया उनके परिवार में पहुंचता है, तो एक परिवार में ही 24,000 रुपया पहुंचता है। और राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था, 85 भ्रष्टाचार। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 रुपया साल भर में चलता है, तो 4 भाइयों के पास 2-2 विश्वास जमा है, तो 6 चौके 24,000 उस परिवार में पहुंचता है। तो ये ग्लोबल में ये भी कंट्रोल हो जाएगा जो थोड़ा बहुत है। लेकिन स्वतंत्र जी, किसानों के लिए आपकी सरकार इतने बड़े काम कर रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, और जब आप बात करते हैं कि उनकी इनकम डबल करनी है, तब किसान, चाहे वो पंजाब का हो चाहे और भी इलाकों के जो लोग बैठे हुए हैं, वो बातचीत के बाद भी घर वापस नहीं जा रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा है। तीनों बिलों को सरकार ने 1.5 साल के लिए डिफर भी करने का कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर समाधान क्या है? देखिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, किसान बिल पास हुए कितने दिन हो गया, कितने महीना हो गया? कौन से मंडी समाप्त हो गई? कौन सा एमएसपी समाप्त हो गया? और किस किसान का खेत जमीन गए? ये झूठे नंबर 1 के हैं सब, और केवल झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, और इसी तरह इनकी आदत है, फितरत है झूठ बोलने की, और कोई काम इनके पास है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, किसी का भला कर नहीं सकते हैं। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, सीना ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसान को दुख नहीं होगा, और आज भी कुछ नहीं हुआ है। एक उनको स्वतंत्रता दी गई है, किसान को आप कहीं भी बेच सकते हो, कहीं खरीद सकते हैं। मान लिया आदरणीय मोदी जी स्ट्रॉबेरी की खेती की बात कभी बुंदेलखंड में नहीं होता था, आज वो महिला अपने खेत में साल भर में 40 लाख उठाए। कई जगह उस दिन आदरणीय योगी जी ने बलिया का जिक्र किया, जो वो किसान काला गाजर देता है लोगों को, और एक काला गाजर उत्पादन के लिए कहता है, खेत में उत्पादन करते हैं, वो करोड़ों का देश विदेश में गाजर का हलवा बेचता है। कौन उसकी जमीन कब्जा कर लिया? ये झूठे नंबर के हैं, गुमराह करते हैं जनता को, और गुमराह करके रोटियां सेकते रहते हैं, बस इनका कोई काम ही नहीं है राज्य के अंदर। इसलिए आम जनता, आम गरीब, गांव के लोग आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर चुके हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी को स्वीकार कर लिए हैं। ऐसा नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है और आकर पूरे राष्ट्र और देश को और राष्ट्र के लिए काम करता है, और दुनिया में राष्ट्र का नाम रोशन करता है। एक और यूपी में बड़ा मुद्दा था, आपके लिए आस्था का सवाल था, विरोधियों के लिए वोट का मुद्दा था, एजेंडा था कि वो आप वोट के लिए करते हैं। राम मंदिर निर्माण पर ऐतिहासिक फैसले के बाद एक काम शुरू हुआ, लेकिन जब निधि समर्पण अभियान चला तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये बीजेपी की परंपरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद संगठन और निर्माण समिति की अपनी कार्य योजना है। वो मंदिर का निर्माण करने के लिए लोगों से अपील किया है, और अपील के अनुसार लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए। कभी मेरा नाती पूछे कि क्या तुम मंदिर निर्माण में दिए थे क्या, तो कम से कम कह सके नहीं, मंदिर निर्माण में हम भी 10 रुपया दिए थे, या 1 लाख दिए थे, 1 करोड़ दिए थे। इसलिए उनको कोई मुद्दा है नहीं। पहले पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, थोड़ा डेट बता दो। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पहली बार देश के अंदर और दुनिया ने इसका भी एहसास किया। जो 5-6 निर्णय हुए हैं, मर गए हम लोग नारा कर लगाते लगाते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था भाई, 370 धारा रोज नारा लगाते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 23 जून 1953 को जेल के अंदर शहादत दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय स्टेशन पर हो गई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अटल जी को लोग चिढ़ाते थे कि 2 और 2 हमारे क्या चिढ़ाते थे। 1984 में हम 2 सीटों पर थे। अटल जी ने भाषण दिया कार्यकर्ताओं के बीच में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और वह व्यक्ति, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, कभी पत्थर पर घास उगाए भाई, और 14 साल में सरकार बनाए। ये कांग्रेसी बहुत झूठे हैं, और नंबर 1 के, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, दलित, शोषित, ब्राह्मण लड़कियां को उठा ले जाओ, शादी कर लो, उसका पुरसहाल कौन होगा भाई? आदरणीय नरेंद्र मोदी न होंगे तो कौन होगा? कानून कौन लागू करेगा? आज उनको देश में वापस हुआ है, उनको मकान मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, बैंक अकाउंट मिल रहा है।
3 तलाक किसी देश में नहीं, मुस्लिम देश में, लेकिन मोदी जी उसको समाप्त किए। लेकिन इनको कोई अच्छा काम दिखाई नहीं देता है। केवल सुबह उठेंगे तो मोदी जी, शाम को सोएंगे तो मोदी जी। भाई यदि मोदी जी से टकराना है या पार्टी से टकराना है तो उतना तपस्या करो, तप करो, त्याग करो, समर्पण करो। कहां दम है तुम्हारे अंदर कि परिवार से हटकर तुम एक बेटा नेता बना सकते हो पार्टी का। बीजेपी में तो एक बूथ का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी की आत्मा बसती है और अन्य पार्टियों में नेताओं के अंदर आत्मा बसती है। यहां तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी। स्वतंत्र जी, लेकिन विपक्ष ये कहता है, चिंता ये करता है कि आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से बयान आए कि अयोध्या तो झांकी है, भगवान श्री राम का मंदिर तो बनेगा, काशी मथुरा बाकी है और ये बीजेपी के एजेंडे से हटता नहीं है। देखिए, बहुत कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियां बहुत है। आदरणीय योगी जी, मोदी जी के पास बहुत चुनौतियां हैं। सपना है कि एक गरीब भी भूखा न सोए, एक गरीब भी पैसे के अभाव में दम न तोड़े। इसलिए सभी गरीबों तक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना है। हिंदुस्तान के अंदर सभी गरीबों को राज्य के अंदर पक्का मकान देना है। सभी को घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो। कोई भी गरीब दुखी न, झुग्गी झोपड़ी में आदिवासी, वनवासी, गिरवासी कोई दुखी न हो। उसकी खुशहाली ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जो एकात्म मानववाद लिखे, वह दर्शन है और दर्शन से निकला हुआ अंत्योदय है। और अंत्योदय से निकला हुआ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान करना है, उसका कल्याण करना है। उसको प्रत्येक क्षेत्र में उसको सम्मान मिले और उसकी एक तरह का लगे कि सीना तान के हम चल सकें। जैसे आज विदेश में लोग उतरते हैं तो हिंदुस्तानी सीना तान के चलता है। आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। इसलिए मेरा सपना है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, वहीं हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना है कि पूरा संपूर्ण गरीबों की खुशहाली ही, दलित, शोषित, वंचित ऐसे व्यक्तियों की खुशहाली है हम सबके जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए हम सब काम करते हैं। यही हमारा एजेंडा है, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा आखिरी सवाल इस सेशन का आपके साथ, जैसे आप लोग टारगेट लेते हैं कि 2022 का मिशन हमारा इतना होगा, कितनी सीटों का टारगेट है और मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? अभी तो केवल एक ही लक्ष्य है कि हमारे बूथ सक्रिय हो जाए, उत्तर प्रदेश के सक्रिय बूथ हो जाए। सक्रिय बूथ का मेरी कल्पना है कि हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं साल भर में। अटल जी की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, पार्टी का स्थापना दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्य, 6 कार्यक्रम और मन की बात सुनने का 1 कार्यक्रम। तो ये 6 कार्यक्रम बूथ पर होते रहें, सक्रिय बूथ हो जाए और बूथ के आधार पर ही हम उस समय निर्णय ले सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में बहुत दम है और बूथ समिति हमारी ताकतवर है। और बूथ समिति ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत ही ऐतिहासिक जीत होगी हमारी। और मैं सरकार बनाऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। आपकी टीम का भी इंतजार है, नई टीम का इंतजार है आपकी, इंतजार कर रहे हैं लोग? मैं बता दिया, संगठन का चुनाव लड़ने के लिए पूरी हमारी तैयारी होगी। मंडल, सेक्टर, बूथ और सब प्रभारी लगे चुके हैं। और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर देखे थे आपकी, करोड़ों में हम गरीबों को पैकेट दिए, राशन कार्ड दिए, भोजन किट दिया, 2-2 करोड़ के आसपास मैं मास्क बांटा, महिलाओं ने घर में बनाकर सैनिटाइजर बांटा। हर कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता सक्षम है उत्तर प्रदेश का और सक्रिय है। और कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति समर्पण है, वो व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, उस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता इस पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं और पार्टी की खुशहाली चाहते हैं। और पार्टी की खुशहाली है, देश की खुशहाली है। इसी के रास्ते पर हम सब काम। संगठन में जल्दी बदलाव होगा? संगठन में बदलाव की कोई टाइम? कोई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। संगठन के कार्यकर्ता दम से काम कर रहे हैं, सब रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं और आगे जो कुछ नियुक्तियां हैं तो वह भी जल्दी हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर अपना वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।